देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं रचना बंसल। मेरठ में राम कथा के दौरान जगत गुरु रामभद्राचार्य ने एक ऐसा बयान दे दिया जिसने सियासी माहौल गरमा दिया है। उन्होंने कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश मिनी पाकिस्तान बनता जा रहा है। रामभद्राचार्य ने दावा किया कि उन्हें इस क्षेत्र में राम कथा करने से पहले डर लग रहा था। उन्होंने ये भी कहा कि कुछ इलाकों में अब हिंदू त्योहार भी दबकर मनाने की नौबत आ गई है। इस बयान के बाद जहां समर्थक इसे सच बता रहे हैं, तो वहीं विरोधियों ने इसे सांप्रदायिक जहर करार दिया है। सवाल ये कि क्या ऐसे बयान समाज को जोड़ते हैं? पश्चिमी यूपी मिनी पाकिस्तान अगर है तो इसके पीछे कौन जिम्मेदार है? संभल और वेस्ट यूपी के तमाम शहरों से हिंदुओं का पलायन आखिर क्यों हुआ? आज इसी पर करेंगे बात। कैसे जाटलैंड जिन्ना लैंड बन गया? है ऐसा लगता है। अपने ही देश में हम हिंदू धर्म को उतना न्याय नहीं दे पा रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आकर लगता मानो ये मिनी पाकिस्तान है, ऐसा लगता है। तो अब हमें मुखर होना है। हम ऐसा नहीं होने देंगे, जो कुछ हो जाए। इसलिए अब तो प्रत्येक घर में हिंदू धर्म की पाठशाला बनानी ही पड़ेगी। आपको बता दें कि पश्चिमी यूपी में करीब 32% मुस्लिम आबादी है और इसको लेकर अब अलग अलग तरीके के कयास हैं जो लगाए जा रहे हैं। और खास तौर से रामभद्राचार्य का ये बयान अब सुर्खियों में है। और जैसा हमने शुरुआत में कहा कि राजनीतिक सरगर्मियां अब बढ़ गई हैं इस बयान के बाद में। रामभद्राचार्य ने कथा के दौरान तो ये बात कही ही। न्यूज इंडिया की टीम ने भी कुछ बातों पर रामभद्राचार्य को सुनने की कोशिश की। जरा ये भी जान लीजिए। मैंने कहा पश्चिम उत्तर प्रदेश लगता है कि मिनी पाकिस्तान। यहाँ के एक एमएलसी हैं धर्मेंद्र भारद्वाज, उन्होंने यहाँ पर एक जगह है इस्लामाबाद, उसका नाम बदलने की मुहिम उठाई है। आप क्या उसका समर्थन करते हैं? बहुत अच्छा, इस्लामाबाद ना ही नाम होना चाहिए। रामभद्राचार्य इससे पहले भी अलग अलग मुद्दों को लेकर बात कह चुके हैं और सबसे बड़ी बात ये बेबाकी से अपनी बात कहते हैं। और अब वेस्ट यूपी को मिनी पाकिस्तान वो कह रहे हैं। डेमोग्राफी चेंज भी इसके पीछे एक बड़ा रीजन है। मुस्लिम आबादी जिस तरीके से बढ़ रही है और उन्होंने सीधे तौर पर कहा अब हर परिवार में हिंदू धर्म के बारे में बताया जाना चाहिए, खासतौर से बच्चों को इस बारे में अवेयर करना चाहिए। आपको ये भी बता दूं कि पश्चिमी यूपी में करीब 32% मुस्लिम आबादी है और इसमें 32% में कहां कितनी मुस्लिम आबादी है ये आप जानिए। रामपुर जहां पर 50% मुस्लिम आबादी कही जाती है, मुरादाबाद में ये 47% तक है, बिजनौर में ये 43% तक है, सहारनपुर में 41% तक और मुजफ्फरनगर में ये आबादी अब 42% तक पहुंची है। अमरोहा 41%, मेरठ में ये 34% है, बरेली में है 35% और बागपत जहां 28% मुस्लिम रहते हैं। और जब ये आबादी पिछले कुछ सालों में तेजी से बढ़ी है तो रामभद्राचार्य जैसे जगत गुरु जो हैं वो इस बात को लेकर फिक्रमंद है और कह रहे हैं कि अपने धर्म को जानिए, पहचानिए। ये किस तरीके से मिनी पाकिस्तान बन रहा है इस पर गौर करने की जरूरत है। मिनी पाकिस्तान पर भाईजान हो गए हैं नाराज क्योंकि अब अलग अलग तरीके से इस पर रिएक्शन सामने आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी के नेता एसटी हसन इस पूरे मामले को लेकर क्या बोल रहे हैं, जान लीजिए। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने इस पर रिएक्ट किया है ये आपको आगे सुनवाएंगे, लेकिन साथ ही साथ कुछ मौलाना भी हैं जो इस बात को लेकर ऐतराज जता रहे हैं। यानी कि सिर्फ ऐसा नहीं कि राजनीतिक गलियारों में ही इस बात को लेकर विवाद है, कोई पोस्ट कर रहा है तो कोई सीधे बयान दे रहा है। और वेस्ट यूपी को मिनी पाकिस्तान कहे जाने पर बहुत से लोगों को ऐतराज है, लेकिन ये ऐतराज कितना जायज़ है या फिर रामभद्राचार्य की बातों में कितनी मजबूती है, ये हम अपने गेस्ट के जरिए जानने और समझने की कोशिश करेंगे। और दोनों ही पक्षों को जानने समझने के लिए हमने खास मेहमान इनवाइट किए हैं। मेरे साथ में आचार्य शैलेश तिवारी जुड़ गए हैं जो कि हिंदू धर्म गुरु के तौर पर हैं। साथ ही साथ मेरे साथ में मुमताज़ आलम रिजवी भी जुड़ने वाले हैं मुस्लिम स्कॉलर के तौर पर। सबसे पहले आचार्य शैलेश तिवारी जी, बहुत स्वागत आपका न्यूज़ इंडिया पर।
जगत गुरु राम भद्राचार्य ने जो बयान दिया है उसको लेकर अलग अलग तरीके से रिएक्शंस भी हैं और रिएक्शन से ज्यादा एतराज भी किया जा रहा है विरोधियों के जरिए। आप इस बयान को कैसे देखते हैं? धन्यवाद रचना बहन। मैं इस बात से बहुत ज्यादा गंभीर हूं और यह चिंतन का विषय है। राम भद्राचार्य जी महाराज जी ने जो भी बात कहा है वो बिल्कुल सही है। आप पश्चिम उत्तर प्रदेश में जाइए तो ऐसे 15 से 20 जिले हैं, आपके जाने के बाद ऐसा लगेगा कि हम हिंदुस्तान में नहीं हैं। चाहे वो मुजफ्फरनगर हो, मेरठ हो, शामली हो, रामपुर हो, इस तरह के जो जिला है पश्चिम उत्तर प्रदेश का, ऐसा लगता है कि हम भारत में नहीं हैं। एक मुसलमानों की जो आबादी का डेमोग्राफिक चेंज जो पिछले 10-15 सालों में जो हुआ है वह निश्चित तौर पर बहुत ही ज्यादा दुखदाई है और चिंतन का भी विषय है। यह निश्चित तौर पर हमारे देश के जितने भी धर्माचार्य हैं उन सबको चिंतन करने की जरूरत है और उन्हें बताने की जरूरत है कि आज भारत में जनसंख्या जिस तरह से मुसलमानों का बढ़ रहा है और हिंदू धर्म में जिस तरह से 35 साल 40 साल में लोग शादी कर रहे हैं, शादी के बाद सिर्फ एक बच्चे उत्पन्न करके और चुप हो जा रहे हैं, कुछ लोग शादी ही नहीं कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति आने पर अगले 20 सालों में हम माइनॉरिटी में चले जाएंगे और हम भारत के 12-13 राज्यों में माइनॉरिटी में जी रहे हैं। हम सनातनी हिंदू लोग जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं वहाँ हम माइनॉरिटी में हैं, हम केरला में माइनॉरिटी में हैं। इसके पीछे आप रीजन क्या जानते हैं आचार्य जी? इसके पीछे आप रीजन क्या मानते हैं? मतलब क्या खास समुदाय के जो लोग हैं वहाँ बच्चे ज्यादा पैदा हो रहे हैं इसलिए ये आबादी और ये डेमोग्राफी चेंजेस हो रहे हैं, और जो हिंदू परिवार हैं वो एक बच्चे या 2 बच्चे या लेट शादियां इसके पीछे रीजन हो सकता है? हालांकि अलग अलग वक्त पर धर्म गुरुओं के जरिए, इनफैक्ट आरएसएस की तरफ से अभी मोहन भागवत भी कह रहे थे कि 3 बच्चे तो कम से कम होने चाहिए। कई धर्म गुरुओं को हमने सुना है वो कह रहे हैं कम से कम 4 बच्चे होने चाहिए। लेकिन ये एक पर्सनल चॉइस होती है ना आपके कितने बच्चे हों। अब हिंदू बच्चे पैदा नहीं कर रहे हैं, मुस्लिमों के साथ ज्यादा बच्चे पैदा हो रहे हैं, तो इसके पीछे वजह आपको क्या लग रही है? देखिए रचना बहन, 2 बातें हैं। एक तो जिस तरह से रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को घुसपैठ कराया जा रहा है एक नीतिगत नीति के तहत, आप मुझे सुन पा रही हैं? एक नीति के तहत जिस तरह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और जो हमारा देव स्थान है, हरिद्वार कहिए या पूरा उत्तराखंड कहिए, उन सब जगहों पर जिस तरह से मुस्लिम आबादी इतनी तेजी से बढ़ रही है, डेमोग्राफिक इतना चेंज हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि बसों से भर भर के आ रहे हैं लोग बांग्लादेश से, और रोहिंग्या मुसलमान और जनसंख्या जिस तरह बढ़ रहा है, और हिंदू धर्म की कमी यह है कि आज 30 और 32 और 35 और 40 साल में लोग शादी कर रहे हैं, जबकि मुस्लिम समाज में 20 साल में शादियां होती है। और इसके साथ साथ एक बच्चे के बाद लोग शांत हो जाते हैं कि नहीं हम इसको पालन पोषण करेंगे, अच्छा शिक्षा देंगे। ऐसी स्थिति आने वाली है अगले 20-25 सालों में अगर हिंदू। तो ये आने वाले टाइम में कोई संकट की बात है क्या? बिल्कुल रचना जी, संकट की बात है। हम माइनॉरिटी में जब आ जाएंगे, जब हमारा जनसंख्या 50% हो जाएगा, तो फिर इस तरह पाकिस्तान में, जिस तरह अफगानिस्तान में हिंदुओं को काट काट करके और हिंदुओं को कन्वर्ट करके जिस तरह से खत्म कर दिया गया, चाहे वो अफगानिस्तान में देखिए, ईरान में देखिए, बांग्लादेश में देखिए, पाकिस्तान में देखिए, इन सभी राज्यों में, इन सभी देशों में हिंदू की जनसंख्या की बाहुलता थी कहीं 26%, कहीं 28%, आज 2% 3% में रह गया है। इसलिए यानी आप कह रहे हैं जिस हिसाब से मुस्लिम आबादी बढ़ रही है, खासतौर से वेस्ट यूपी के जो अलग अलग जिले हैं उसमें हम परसेंटेज भी इनफैक्ट दिखा रहे हैं कि कैसे वहां पर मुस्लिम आबादी पिछले कुछ सालों में बढ़ गई, और आप कह रहे हैं हिंदू जो अपनी फैमिली को आगे बढ़ाते नहीं, लेट शादियां हो रही हैं, और ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि मुस्लिम आबादी बढ़ रही है। लेकिन वेस्ट यूपी में ही क्यों बढ़ रही है? यही मिनी पाकिस्तान कैसे जगत गुरु राम भद्राचार्य ने कह दिया, और इसके पीछे जो आपने अलग अलग रीजन दिए उसमें आपने घुसपैठ का भी रीजन बता दिया, और ये बता दिया कि कैसे अलग अलग देशों की तरफ से घुसपैठ हो रही है। लेकिन फिर इसमें अगर ये वाकई सच है तो इसके पीछे फिर सवाल सरकार से भी होगा, बॉर्डर एरियाज पर तैनाती और सेफ्टी सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ भी होना चाहिए। मेरे साथ में मुमताज आलम रिजवी जी जुड़ गए हैं मुस्लिम स्कॉलर के तौर पर। आपका भी बहुत स्वागत न्यूज इंडिया पर।
मुमताज आलम जी, सबसे पहले तो आप बताइए, जगत गुरु रामभद्राचार्य के बयान से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, वो बहुत ही मोहतरम है, लेकिन उनका बयान जो है वो काबिले एतराज है और झूठ पर मुबनी है, प्रोपगेंडा है। उसकी वजह यह है कि अगर वाकई मिनी पाकिस्तान या होता तो आपको याद होगा 2013 में जब दंगा हुआ तो 50,000 लोग मुजफ्फरनगर से उन्हें पलायन करना पड़ा। और कई ऐसे गांव है, जाके मैडम आप देखिएगा रचना जी, तो अभी भी मुसलमान अपने गांव डर की वजह से लौट नहीं सके। तो ये जो परसेप्शन बनाया जा रहा है ये गलत है, झूठ है, और इस तरह का परसेप्शन या प्रोपगेंडा नहीं करना चाहिए। पूरा भारत एक है, आप कह रहे हैं, आवाज बोलता है, आप कह रहे हैं मुमताज जी, मुमताज आलम जी, आप ये कह रहे हैं 2013 में जो दंगे हुए थे उसके बाद में कई परिवार पलायन कर गए, वापस लौटे नहीं डर के मारे। ये आप मुस्लिम फैमिलीज के लिए बोल रहे हैं क्या? जी जी, डर की वजह से। अच्छा। जमीयत कॉलोनी बनी हुई है, आप जाके देख लीजिए, मैंने खुद उसकी रिपोर्टिंग की है जाकर के। ठीक है, और आपने रिपोर्टिंग की है, जिम्मेदारी से बात। अरे मेरी बात सुन लें आप, आपने रिपोर्टिंग की है ना। मैं मुजफ्फरनगर से हूँ, मैं जानती हूँ 2013 में क्या हुआ, मैं जानती हूँ किस तरीके से दंगे भड़के। और जो आप फैमिलीज के पलायन करने की बात कर रहे हैं ना, ये एक तरफा नहीं हो सकता, ये दो तरफा है। दंगे हुए, बवाल हुआ, हिंसा हुई, वो दो तरफा हुई ना। 50,000 मैं मानूंगी ही नहीं, मैं मानूंगी ही नहीं, मैं मानूंगी नहीं ना। आप कितना भी बोल लें, आप कितना भी बोल लें, मैं मानूंगी ही नहीं। मैं बिलोंग करती हूँ मुजफ्फरनगर से, और मैं जानती हूँ मुस्लिम आबादी कैसे बढ़ रही है। स्कूलिंग मेरी वहीं से हुई है, कॉलेज मेरा वहीं से हुआ, मैं जानती हूँ। आपकी बातों में नहीं आऊंगी, आपकी बातों में नहीं आऊंगी। जो मैं पूछ रही हूँ वो बताइए। और आप कह रहे हैं रामभद्राचार्य, एक सेकेंड, चीखने चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, चीखने चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। आप मुझे नहीं पढ़ाएंगे, आप मेरी पढ़ाई पर सवाल नहीं उठाएंगे। मुझे सिर्फ इतना बताइए, वेस्ट यूपी के जो जिले हैं, अलग अलग जिले जिनके आंकड़े बता रहे हैं कि वहां पर मुस्लिम आबादी बढ़ी है, वो कैसे बढ़ी है? अगर डर गए होते तो कैसे मुस्लिम आबादी बढ़ी होती? बिल्कुल डरे हुए हैं, डरने के बाद मुस्लिम आबादी बढ़ गई। आलम रिजवी, डरने के बाद क्या मुस्लिम आबादी बढ़ गई? मुसलमान संभल में क्या हुआ? संभल में क्या हुआ? दशकों पहले जो हुआ, आज तक उसकी दहशत है। संभल में क्या हुआ? हिंदू फैमिलीज कैसे वहां से भाग गई? वो जो मंदिर दबे और गड़े हुए मिल रहे हैं वो कैसे हुआ? रामपुर में कैसे आबादी बढ़ गई मुस्लिमों की? मेरठ में कभी भी दंगे हो जाते हैं, मुजफ्फरनगर में कभी भी माहौल खराब हो जाता है, ऐसा कैसे हो जाता है? आतंकवादी को पकड़ो ना, हम कब मना रहने दीजिए, सहारनपुर और देवबंद देखिए जाकर, आप रहने दीजिए। मुझे सिर्फ इतना बताइए, ये जो आंकड़े हैं वेस्ट यूपी के अलग अलग जिलों के, वो क्या कहते हैं? इधर उधर की बात ही मत कीजिए, मुझे बस एक बात का जवाब दीजिए। मुमताज आलम रिजवी जी, बहुत सम्मान के साथ मैं पूछ रही हूँ, इधर उधर की बात ही नहीं करते। मुझे आज की डेट में बताइए, पिछले कुछ सालों में इन जिलों में मुस्लिम आबादी बढ़ी है। आप कह रहे हैं मुस्लिम डर रहे हैं, तो डर कर आबादी कैसे बढ़ गई? बिल्कुल नहीं बढ़ी। मैं आपको रचना जी बताता हूँ, सुन लीजिए। उसकी वजह ये हुई कि जहां जहां डर के मुसलमान जो हिंदू एरियाज में रहते थे वो छोड़ करके जहां मुस्लिम पॉपुलेशन थी उसकी तरफ वो आ गए। इसलिए आपको लग रहा है कि वहां ज्यादा हो गए, इसके अलावा कुछ नहीं है। एस.वाई. कुरैशी की आप किताब पढ़ लीजिए, द पॉपुलेशन मिथ, इस्लाम, फैमिली एंड ठीक है, मैंने आपकी बात मान ली। अब मेरी बात सुनिए, बढ़ने की बजाय आबादी, अरे मेरी बात तो सुनिए आप। आपकी बात मैंने मान ली। आपने कहा एक जगह अगर माहौल खराब हुआ तो वो मुस्लिम फैमिलीज दूसरे शहरों में जाकर बस गई, इसलिए मुस्लिम जो आबादी है वो बढ़ गई। इसमें मुजफ्फरनगर की आबादी देख लें आप, सहारनपुर देवबंद की देख लें, मेरठ की देख लें, रामपुर की देख लें, मुरादाबाद की देख लें, आप कैसे बढ़ गई। और संभल पर क्या कहेंगे? संभल पर क्या कहेंगे? संभल को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी बताया था कि दशकों पहले जो दंगे और फसाद वहां पर हो गए, उसके बाद में हिंदू फैमिलीज वहां छोड़कर चली गई। बदकिस्मती है। रचना जी एक चीज सुन लीजिए, हाँ। 1947 में जब हमारा देश बटा तो कितनी आबादी थी देश की, बताएंगे आप? कितनी आबादी थी? पाकिस्तान चले गए? नहीं, कितनी आबादी देश की थी? बंटवारे के बाद कितनी आबादी देश की थी? लॉजिक इसके पीछे? और आज देश की आबादी कितनी है? आबादी तो बढ़ेगी ना टाइम के साथ में। नहीं, कितनी आज है? आज कम से कम 145 करोड़ की आबादी हो रही है। उसमें कितने मुसलमान हैं? ज्यादा से ज्यादा मान लीजिए तो 20 करोड़ 25 करोड़ इनको मान लीजिए। नहीं, बाकी तो हिंदू है। मुसलमान अल्पसंख्यक नहीं है इस देश में। आप जान लीजिए है, कि नेपाल बहुसंख्यक है तो घोषित कर दीजिए बहुसंख्यक।
बहुसंख्यक होता तो प्रधानमंत्री आपका होता, मुख्यमंत्री आप होता, राजनीतिक पार्टी सारी आपकी होती। मुसलमान जो है सिर्फ जो है वो या तो चाय बनाता है या तो पश्चिम बंगाल में होता है पोस्टर। ये तो आप कह रहे थे ना क्षेत्र में तो मुसलमान डेमोग्राफिक क्या कर रहा है मुसलमान? निश्चित तौर पर उसको तो चिंता का राजनीति विषय है। प्रधानमंत्री होना चाहिए था फिर। कहा है नहीं, उसको तो हर जगह मुख्यमंत्री होना चाहिए था। ये तो आप बिला वजह की बातें कर रहे हो। आप प्रधानमंत्री आपके हैं, मुख्यमंत्री हर जगह आपके हैं, प्रशासन सारा आप चला रहे हैं। आलम रिजवी साहब एक सेकंड ना 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 एक सेकंड दोनों शांत हो जाएं। एक सेकंड ना 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 मुमताज आलम रिजवी एक सेकंड, आपने कहा प्रधानमंत्री आपके हैं, प्रधानमंत्री आपके नहीं है क्या? प्रधानमंत्री देश के नहीं होते क्या? मुमताज आलम रिजवी साहब प्रधानमंत्री देश के नहीं है क्या? एक सेकंड आचार्य शैलेश तिवारी जी एक सेकंड शांत हो जाइए आप दोनों। मुझे आप दोनों की ऑडियो डाउन करनी पड़ेगी, ये तो बड़ी एतराज वाली बात है। ये आपने क्या बोला अभी आलम रिजवी साहब, ये क्या बोला? आपकी ऑडियो नहीं जा रही ऑन एयर, मेहनत मत कीजिए, आपकी ऑडियो जा ही नहीं रही ऑन एयर। मेरी बात सुन लें आप। आपने कहा प्रधानमंत्री आपके हैं, इसका मतलब क्या है? प्रधानमंत्री देश के नहीं है क्या? प्रधानमंत्री आपके नहीं है क्या? करेंगे, बढ़ गई आबादी मान गया, चलिए क्या पूछ रहे हो? प्रधानमंत्री आपके नहीं है क्या? ये धर्म के नाम पर बांटना बंद कीजिए आप लोग। प्रधानमंत्री देश के होते हैं, देश हम सबका है। आप बांट रहे हैं, आप बांट रहे हैं, मैं तो नहीं बांट रही। हिंदू मुस्लिम कहाँ आबादी बढ़ गई? अरे मुगलों के दौर में इतना खतरा नहीं था जितना मोदी जी के दौर में लोग खतरा दिखाते हैं। कहाँ से मुस्लिम ये अजीब लॉजिक है आपका। मुगलों के टाइम पर इतनी दहशत नहीं थी और दहशत में मुस्लिम आबादी बढ़ती जा रही है। आप कह रहे हैं ना दहशत में है, दहशत में आबादी कैसे बढ़ जाएगी? मुसलमान मारेगी कि नहीं? जा करके वीएन राय की किताब हिंदुस्तानी पुलिस और दंगे पढ़िए, जा करके पढ़ा कीजिए, थोड़ा सा नॉलेज हासिल किया कीजिए। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का मत चलाया कीजिए। ठीक है, आप अपनी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी अपने पास में रखिए। इस पूरे मामले को लेकर चूंकि राजनीति बहुत गर्मा रही है, बदायूं से समाजवादी पार्टी के सांसद इस मसले पर क्या कह रहे हैं, एक बार सुन लेते हैं। फिर से एक बार जो कि चुनाव 2027 का पास आता हुआ दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने पूरे इस कार्यकाल में कहीं भी विकास के कोई काम नहीं किए। बाढ़ का भी आपने देखी स्थिति बनी, उसके अंदर लाखों करोड़ों की फसलों का नुकसान हुआ, जमीन का किसान को नुकसान हुआ, लेकिन क्या सहायता सरकार ने पहुंचा इसके बारे में कहीं भी कोई बात नहीं। तभी ऐसे समय पे ये लोग कहीं ना कहीं हिंदू मुसलमान कराने का प्रयास या भाई को भाई से लड़ाने का प्रयास करने का, और जाति धर्म के नाम पे, ईश्वर के नाम पे, अल्लाह के नाम पे सबको लड़ाने का काम। चुनाव नजदीक आते हैं तो पॉलिटिकल पार्टियां अपना फायदा देखने लगती हैं और फिर सहूलियत के हिसाब से बयान भी देने लगती हैं। और आलम रिजवी साहब, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट के साथ कहूंगी, मेरे साथ बहुत सोच समझ कर बात कीजिएगा। मैं उन एंकर्स में से, उन पत्रकारों में से नहीं हूं जो बिना सोचे समझे कुछ भी बोल दूं। मेरे लिए सभी पार्टियां एक समान हैं और मैं बहुत सम्मान के साथ सभी अपने मेहमानों के साथ में बात करती हूँ। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और ये सब लैंग्वेज ना आप किसी और के साथ इस्तेमाल कीजिएगा, मेरे साथ बिल्कुल नहीं। आचार्य शैलेश तिवारी कुछ बोलना चाह रहे हैं शायद। सोर्स बताइए ना हमें। इनको मैं आपको अपना सोर्स बता रहा हूँ, मैं आपको अपना सोर्स बता रहा हूँ। देखिए 2011 शैलेश तिवारी बोल रहे हैं, आप मत बोलिए। आचार्य शैलेश तिवारी बोल रहे हैं। मुमताज जी आप चुप रहिए, थोड़ा मेरा बात सुनिए। रचना बहन, इस देश की हालात यह हो गया है कि एक तरफ ममता बनर्जी पूरा घुसपैठियों को घुसने के लिए निमंत्रित कर रही हैं अपने वोट बैंक को लेकर के, और घुसपैठिए पश्चिम बंगाल से घुस रहे हैं, बिहार आ रहे हैं, बिहार में आपको नॉलेज नहीं है। आचार्य शैलेश तिवारी जी एक सेकंड, मुमताज आलम रिजवी बार बार बीच में मत बोलिए ना, बार बार मत बोलिए। डिबेट का एक डेकोरम होता है, डिबेट का एक डेकोरम होता है, बीच में मत बोलिए। और आचार्य शैलेश तिवारी जी रोकिए तो झूठ बोल, मैं बोल रही हूँ ना, मैं बोल रही हूँ, मेरा काम मैं करूंगी, आप नहीं सिखाएंगे। मेरा काम मैं करूंगी, आप नहीं सिखाएंगे। आचार्य शैलेश तिवारी जी, आपने चूंकि ममता बनर्जी का जिक्र किया, आपने पश्चिम बंगाल का जिक्र किया, एक सेकंड मैं बोल रही हूँ। शैलेश तिवारी जी एक सेकंड, शैलेश तिवारी जी एक सेकंड। झारखंड को लेकर यही बोला गया, पश्चिम बंगाल को लेकर यही बोला गया कि बॉर्डर एरिया से घुसपैठ हो रही है। जब घुसपैठ को लेकर सवाल पूछा जाता है, जानते हैं झारखंड और पश्चिम बंगाल सरकार क्या कहती है? वो कहती है कि ये केंद्र सरकार के अंडर में आता है। अगर ऐसा हो गया है तो ये तो बहुत बड़ी खामी है ना, इसका मतलब हम ध्यान नहीं दे पाए, ये तो उल्टा पड़ गई ना चीजें। शैलेश तिवारी जी आप बोलिए। रचना बहन, ऐसा है कि जहां जहां जो मुस्लिम तुष्टीकरण की पार्टी है, चाहे वह
हेमंत सोरेन की पार्टी है, चाहे वह पश्चिम बंगाल ममता बनर्जी की पार्टी है, वहां पर जो केंद्रीय पुलिस बल है उनको परेशान किया जा रहा है और वहां पर स्टेट पुलिस कैसे परेशान किया जा रहा है बताइए? और ऐसे स्थिति और में कैसे परेशान किया जा रहा है? और फिर क्या कर रही है केंद्र सरकार? हमारी सेना क्या कर रही है बताइए? कोई आ रहा है, घुसपैठ हो जा रही है। कल को तो सुनिए ना, वहां पर पश्चिम राज्य सरकारों पर जब ये आरोप लग रहा है, कल को तो कुछ और बड़ा हो जाएगा, यहाँ पर कोई और बड़ा कांड हो जाएगा, कोई बड़ा विस्फोट हो सकता है, धमाका हो सकता है। ये कैसे हो रहा है? मतलब क्या केंद्र सरकार इस तरफ ध्यान नहीं दे रही? ये बड़ी बड़ी लॉजिकल बात है, इस पर सोचकर बताइए मुझे। अगर ऐसा हो रहा है, अगर इसके आधार पर डेमोग्राफी चेंजेस हो रहे हैं, तो कैसे हो पा रहे हैं? रचना जी, भारत में बांग्लादेश से चाहे कुछ वीजा लेके आ जाए, चाहे वह फांद करके आ जाए, चाहे नदी की तरफ से आ जाए, घुसपैठी रोज हो रहे हैं। और वो घुसपैठी धीरे धीरे वहां से, क्या हमारी सेना देख नहीं रही? क्या केंद्र सरकार इस तरफ ध्यान नहीं दे रही? क्या केंद्र सरकार का ध्यान इस तरफ नहीं है? तिवारी जी, पश्चिम उत्तर प्रदेश में आकर के बस रहे हैं। कैसे बस पा रहे हैं? उत्तर प्रदेश अब यहाँ तो अब अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बस रहे हैं तो सरकार किसकी है यूपी में? ये बताइए आप। अगर वहां आप पश्चिम बंगाल सरकार और झारखंड सरकार को सवालों के घेरे में ला रहे हैं और आप कह रहे हैं पश्चिमी यूपी में भी बस रहे हैं, तो यूपी सरकार से पूछेंगे ना फिर। मैं तो भारत सरकार से मांग करता हूँ, कीजिए, जनसंख्या कानून आए देश में और सबके दो हो, चाहे हिंदू के भी दो, मुसलमान के भी दो, सिख के भी दो, ईसाई के भी दो। ऐसा नहीं कि हिंदू के दो और मुसलमान की 4 शादी। आपको बुरा ना लगे तो पूछ लूं, आपके कितने बच्चे हैं? शैलेश जी, आपको बुरा ना लगे तो पूछ लूं, आपके कितने बच्चे हैं? नहीं, मैं पर्सनल चीजें नहीं बताऊंगा। अच्छा ठीक है, आलम रिजवी जी से पूछ लेती हूँ। आलम रिजवी जी से पूछ लेती हूँ, आपके कितने बच्चे? 2 बच्चे हैं। हाँ, वैसे आजकल ये होता है। हाँ, वैसे आजकल ये होता है। मतलब मैं ना तो धर्म में बिलीव करती हूँ, ना मैं इस तरह की चीजों में बिलीव करूँ। मुझे ऐसा लगता है पढ़ी लिखी जो फैमिलीज होती हैं, जहाँ शिक्षा होती है, वहाँ वो जानते हैं हम कितने बच्चे पैदा करें, कितनों की अच्छी परवरिश हो सकती है। शैलेश तिवारी जी, एक रीजन ये भी होता है, एक रीजन ये भी होता है ना, एक रीजन ये भी होता है, शिक्षा जहाँ नहीं पहुंची वहाँ हिंदुओं में भी फैमिली बड़ी है ना। जहां शिक्षा नहीं पहुंची वहां हिंदुओं में भी फैमिली बड़ी है। और कंपैरेटिवली अगर देखें अभी तक के जो सर्वे हैं कि मुस्लिमों में पहले से फैमिलीज बड़ी रहती है, तो शिक्षा उस तरीके से नहीं पहुंच पाती। लेकिन हाँ, अच्छे शहरों में अच्छी तालीम जहां हासिल हो जाती है, वहां वो जानते हैं हमें अपनी फैमिली कैसे दायरे में रखनी है, कितने बच्चे पैदा करने हैं, कितनों को अच्छी तालीम देंगे, कितनों का अच्छा भविष्य बन सकता है। गलत कह रही हूं मैं आलम रिजवी जी? नहीं, देखिए मैं क्या कह रहा हूं कि अवेयरनेस पैदा हुई है, लोग अब पढ़ लिख रहे हैं और हर जगह सुविधाएं पहुंच रही हैं, सहूलतें हो रही हैं, चीजें जो है बदल रही। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो नैरेटिव सेट किया जा रहा है मुसलमानों के ताल्लुक से, ये गलत है। 2011 से अब तक तो जनगणना ही नहीं हुई। दूसरी चीज, अच्छी बात है कि आपके 2 बच्चे हैं, है ना। और मैं भी कहूंगी कि जो जितने अच्छे बच्चे पाल सके अच्छी परवरिश के साथ में, उतने ही बच्चे उस फैमिली को पैदा करने चाहिए। अच्छी तालीम बहुत जरूरी है, अच्छी शिक्षा बहुत जरूरी है, अच्छा भविष्य बहुत जरूरी है, और बहुत सी फैमिलीज ये कर रही है। लेकिन ये जो आंकड़े हैं, तभी अच्छे पलेंगे। पश्चिमी यूपी, लोग हैं आज इतनी बेरोजगारी है, पश्चिमी यूपी में जो मुस्लिम आबादी बढ़ी है, मैं उस पर सवाल पूछ रही हूँ। रचना जी, आज जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, जिस तरह की बेरोजगारी है, जो हालात बन रहे हैं, आप दिल पे हाथ रख के बताइएगा, 2 बच्चे पालना भी मुश्किल हो रहा है, अच्छे स्कूलों में पढ़ाना मुश्किल हो रहा है। यहाँ 80-85 करोड़ की आबादी 5 किलो अनाज पर टिकी हुई है। हाँ, सरकार खुश हो रही कि हम 5 किलो अनाज दे रहे हैं। ऐसी स्थिति बनी हुई देश की। हाँ, और महंगाई बढ़ती जा रही बजाय कम होने के, बेरोजगारी बढ़ती जा रही बजाय कम होने के। आज पढ़े लिखे जो बच्चे हैं वो नौकरी के लिए दर दर की ठोकरें खाते हैं, बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, महंगाई बहुत ज्यादा है। आप कह रहे हैं कि बच्चे 2 कम से कम पैदा होने चाहिए। बहुत गंभीरता से मैं बोल रहा हूँ कि आपको अगर देश की गरीबी देखना है तो आप देश के मर्सिडीज और BMW के शोरूम में देखिए, 6-6 महीना 2-2 साल तक का वेटिंग है। आप किसी मोबाइल कंपनी के शोरूम में जाइए, लेकिन ये वो वाली बात है ना, अमीर और ज्यादा अमीर हो रहा है, गरीब और ज्यादा गरीब हो रहा है, और मिडिल क्लास पिस रहा है। हमेशा हरा नजर आता है। ये सावन के अंडे जैसी बातें मत कीजिए। अब मैं शैलेश जी से अगर पूछ लूंगी कि आपने कितनी मर्सिडीज ले ली और आपने कितनी मर्सिडीज ऑर्डर में डाली हुई है, क्या आप वेटिंग में हैं, तो फिर आप कह देंगे कि पर्सन क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है।
शैलेश जी क्या ठीक है, बात कर रहे हो आप? ठीक किस है। दुनिया में रह रहे हो? हिंदुस्तान और आप हिंदुस्तान के निकलो लोग बाहर। जानते हैं कि उन्हें खुला क्या एरिया करना में है क्या जाओ। नहीं करना है, लेकिन हाँ कुछ डेमोग्राफी चेंजेस हैं जिसको लेकर जगत गुरु रामभद्राचार्य ने सवाल पूछे और इसी को लेकर हमने भी अपने साथ में मेहमान जोड़े कि उनकी राय इस पर क्या है। आचार्य शैलेश तिवारी जी, मुमताज आलम रिजवी जी, बहुत शुक्रिया आपका दोनों का ही इस डिस्कशन में साथ में रहने के लिए और न्यूज इंडिया के लिए वक्त निकालने के लिए। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। इसी के साथ छोटे से ब्रेक का वक्त है, लौटेंगे।